नमस्ते बच्चों। सद्विद्या यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने नए सफ़र की ओर चलते हैं। आप देख रहे हो बच्चों कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लटक रहे हैं और कुछ जूट के बैग में अपने पैर डालकर कूद रहे हैं। तो कितने खुश है ना। तो आप भी शायद ऐसे ही खेलते रहोगे। तो जब खेलते हैं, जब बच्चे हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है और ये हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो ऐसा ही जो हमारा समय बीतता है उसे हम क्या कहते हैं? बचपन। जहाँ छोटे से हम बड़े होते हैं तब तक का सफर होता है, तो उसे हम बचपन कहते हैं। तो ये कक्षा 6 वसंत भाग 1 से पाठ 2 हमने लिया है बचपन, जो कृष्णा सोपती जी का संस्मरण है। तो संस्मरण किसे कहते हैं? कि जो एक याद होती है उसको संस्मरण कहा जाता है। उस याद को, अपने विचारों को उन्होंने अपने हिसाब से ढाला है। किसमें? पुस्तक में। तो वो बन गया संस्मरण। तो आपकी भी कुछ यादें होंगी। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी आपके बचपन के संस्मरण लिख सकते हो। तो चलिए कि इसमें कृष्णा जी क्या हमें बता रही है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। तो लेखिका कहती है, कृष्णा जी कहती है कि भाई मैं तुम लोगों को अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, जब मैं छोटी थी उस वक्त की बात करना चाहती है हमसे। तो वो कहती है कि अभी मैं आपकी कितनी बड़ी हो गई हूँ, अभी मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ। यानी कि आपके परिवार की कोई बड़ी दीदी या मौसी होती है या बुआ होती है, उतनी बड़ी मैं हो सकती हूँ। तो परिवार में मुझे आज सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उनके परिवार में वो बड़ी है इसलिए उनको जीजी कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। आज मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ कि मैं अपने आप को सयाना यानी कि समझदार, जो बहुत लिया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, झेला है, तो उनसे उनकी परिपक्वता हो चुकी है, तो वो अपने आप को सयाना महसूस कर रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी कि 1900 की साल में वो पैदा हुई थी, इसलिए वो अपने आप को ऐसा समझती है कि मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, क्योंकि पूरी एक सदी का पूरा होना और दूसरी सदी में जाने का उन्होंने देखा है कि कैसे लोग बदलते हैं, कैसे माहौल बदलता है और कैसे जिया जाता है। तो ये सब बातें उनको आसानी से आज समझ में आ रही है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो वे कहती है कि मैं पहले पहनती थी, उनमें भी, उनके पहनावों में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, और जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे कलर के कपड़े वो पहले पहना करती थी, जो अब वो नहीं पहनती है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहने, यानी कि हल्के रंग के कपड़े होते हैं वैसे वो पहनना पसंद करती है। उनको अभी ये डार्क कलर के कपड़े पसंद नहीं है, गहरे रंग के नहीं पसंद आते हैं, अभी हल्के रंग के वो पहनती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। यानी कि वो कहती है कि भाई पिछले दशक में, यानी कि जब वो छोटी थी उस समय में उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं।
कैसे कैसे कपड़े धो के? पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो ये किस तरह दिखते थे? जैसे कि ये निकर वॉकर है, फिर ये फ्रॉक है, ये गरारे है, ये तो ये सारे कपड़े हैं, वो ऐसे कपड़े पहले बचपन में पहना करती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोलाकार कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो ऐसे कपड़े उन्होंने उन्होंने पहने थे। उनमें से कुछ कपड़े बहुत उनको याद रह गए हैं और जो उनकी पसंदीदा कपड़ों में से एक थे। तो ऐसे कुछ कपड़े उनको आज भी याद है, जैसे कि गुलाबी रंग के चुनटों वाले बारीक घेरदार फ्रॉक, फ्रिल वाले फ्रॉक। फ्रिल किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हो इसको फ्रिल वाला फ्रॉक कहते हैं, जिसमें झुल झुल जैसा बना हुआ होता है। और ये घेरदार चूड़ीदार, ये आप देख रहे हो घेरदार चूड़ीदार है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उस समय क्या था? रंग बिरंगे रिबन बालों में डालने का चलन, यानी कि फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। तो लेमन कलर का उनके पास एक बड़ा प्लेटो वाला एक गर्म फ्रॉक था। वो शिमला में रहते थे, तो वहाँ गर्म कपड़े ज्यादा पहने जाते थे जिसके नीचे फर लगी हुई थी। तो फर किसे कहते हैं? कि ये जो रुआदार होता है उसको फर कहा जाता है। तो ऐसी उनके पास एक फ्रॉक हुआ करती थी जो नीचे की तरफ ऐसे, ये जो टेडी बेयर बनाने में यूज होता है मटेरियल, उसको फर कहा जाता है। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो दो ट्यूनिक भी उनको याद है जो आज तक वो बहुत याद करती है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो नौकर नौकरानी को वह नहीं दिए जाते धोने, क्योंकि उनके घर में सख्त मनाही थी कि भाई कोई अपने पैर के सॉक्स उतार कर धोने नहीं देगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते। इतवार यानी कि संडे, रविवार के दिन सभी बच्चे इसी काम में लग जाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। तो हालांकि अब भी नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि भाई ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो पहले जो जूते आते थे उनकी क्वालिटी के कारण शायद उन लोगों के पैर के अंदर छाले पड़ जाते। तो वे कहती है कि जैसे ही नए जूते मिलते तो उन छाले ना हो या हो जाए तो उनसे कैसे बचा जाए और कैसे आराम मिले, इसका भी इलाज साथ साथ होना शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगता तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो हमारे और आपके बचपन में तो काफी फर्क आ चुका है। आजकल जो जूते आते हैं उनसे वो चुभन या डंक नहीं होते हैं।
हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को हम सुबह से ही नाक में इसकी गंध हमें आने लगती। तो वे कहती है कि शनिचर यानी कि शनिवार के दिन घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल का एक खुराक लेना पड़ता। यह मुश्किल उनके लिए था कि भाई मुश्किल इसलिए था कि ये जो कैस्टर ऑयल है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसको हम एरंडे का तेल भी बोलते हैं। ऐसे बीज आते हैं उसके और फिर उसमें से तेल निकलता है जो काफ़ी चिपचिपा और उसका टेस्ट ही नहीं होता है, इसलिए किसी को पसंद नहीं आता। और ये जो देख रहे हो वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल को जैतून का तेल भी बोलते हैं और ऐसे बीज से ये तेल निकलता है। तो बच्चे ये सुबह होते ही उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही उनकी नज़र छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो जैसे ही उनकी नज़र वो मेजरमेंट दवाई लेने का जो आता है, तो वो गिलास पर उनकी नज़र पड़ती तो उसको देखते ही मितली होने लगना यानी कि उल्टी जैसा महसूस करने लगते हैं। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो उनको आज ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं पीते वे दवा तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वे कहती है कि हमारा समय 19s का समय था और आपका समय आज जो चल रहा है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस है और बहुत सारा बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। बचपन की दिलचस्पियाँ आज बदल गई है, ऐसा वे बता रही है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो ग्रामोफोन यहाँ पर आप देख रहे हो, जब टेलीविज़न, रेडियो नहीं हुआ करते थे तब लोगों के घरों में ऐसे ग्रामोफोन हुआ करते थे और इस पर ये सीडी लगाकर उसको सुना जाता था। तो हमारे बचपन की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत फालसे खसखस की शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। जैसे पहले के समय में ऐसी कुल्फियाँ मिला करती थी, आज आपको तरह तरह की रंग बिरंगी टेस्टी आइसक्रीम मिलती है। और पहले शहतूत और फाल से खसखस के शरबत बना करते थे, जो ये यहाँ देख रहे हो इसको शहतूत कहा जाता है और ये है फाल से। तो इसके गर्मियों की सीज़न में इसके शरबत बना करते थे जो काफ़ी टेस्टी होते थे, खट्टे मीठे होते हैं ये टेस्ट में। तो ये आज के समय में मानो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। लोग कोक और पेप्सी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। उन दिनों कोक नहीं मिलता था, तब लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेमनेड विम्टो यानी कि नींबू शरबत से सोडा मिलाकर जो एक कोल्ड ड्रिंक बनता था उसे विम्टो कहा जाता था। तो वैसी कोल्ड ड्रिंक उस समय मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों के वेंगर्स और डेविस को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। तो जो बच्चे शिमला, नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते थे उनको ऐसी पेस्ट्री, केक और चॉकलेट्स बहुत ही अच्छी लगती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो उनके चचेरे भाई बहन सभी बच्चे थे, उन सब की ड्यूटी लगती क्या? तो शिमला माल यानी कि मार्केट से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर न था,
तो उनका घर माल यानी मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर। तो वे कहती है कि भाई एक छोटी सी चढ़ाई यानी कि एक ढलान सा चढ़ना पड़ता, फिर वे गिरजा मैदान यानी कि चर्च के मैदान में पहुंच जाते और वहां से थोड़ा उतरते ही मार्केट पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो जैसे ही मार्केट में पहुंचे तो वहाँ कन्फेक्शनरी काउंटर, जो ये यहाँ देख रहे हो आप, इसको कहा जाता है कन्फेक्शनरी काउंटर। तो इसमें केक पेस्ट्री रखी जाती है, तरह तरह की चॉकलेट्स रखी जाती है। तो ये जब बच्चे देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों को बहुत देखकर अच्छा लगता। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। तो उनके घर में सभी बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट लेने की खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा लेखिका के पास चॉकलेट का स्टॉक हुआ करता था। कैसे? मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर मैं रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। तो वे कहती है कि मैं रख देती और फिर रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। तो काफल एक तरीके का फल है, जो अ, पहाड़ी एरिया होता है वहीं पर मिलते हैं, तो इसको काफल कहा जाता है। तो ये काफल उनको आज भी बहुत याद आते हैं। तो काफल के साथ साथ कसमल, कसमल भी खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ एकदम गुलाबी रस भरी कसमल उनको बहुत याद करके मुंह में पानी आज भी ला देती है। तो ऐसी कसमल, तो कसमल को क्या कहते हैं? रासबरी कहा जाता है। ये आप देख रहे हो, ये इसको कसमल कहा जाता है। ये है कसमल। तो ये कसमल देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता। जो कसमल यानी कि रासबेरी हमारे यहाँ भी मार्केट में मिलना शुरू हो जाती है। जब बारिश की सीजन शुरू होती है उस तक पहुँचते पहुँचते तो हमारे मार्केट में भी काफ़ी रासबेरी आ जाती है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। तो चेस्टनट भी एक तरीके का एक फल है, जो ऐसे होते हैं। इसको सेका जाता है, आग में भुना जाता है, फिर इसके छिलके उतार कर खाए जाते हैं। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग सिंगाड़े खाते हैं, वैसे ही ये चेस्टनट भी। चना जोर गरम और अनारदाना का चूर्ण, हाँ। चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। तो ये एक चीज नहीं बदली है तब से लेकर आज तक। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना एक बहुत ही मशहूर हुआ करता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को यह गाना आता था। तो ये चना जोर गरम वो भी काफ़ी मज़ेदार टेस्टी है, जिसको बच्चे बहुत चाव से खाते थे। कुछ बच्चे तो पुड़िया पर तेज मसाले बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो ये पुड़िया लेकर जब वे चलते तब बड़े बड़े मैदान वो इस पुड़िया के सहारे कहाँ काट देते वो पता ही नहीं चलता। तो एक पॉइंट है वहाँ पर घुड़सवारी हुआ करती है और इससे लेखिका कहती है कि भाई वहाँ किसी ना किसी बच्चे को, हर एक बच्चे को कभी ना कभी घुड़सवारी करने का मौका मिल ही जाता।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। उन पर हंसते थे ननिहाल के घोड़े खूब रुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी तो वो कहती है कि भाई घोड़े इतने रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे कि भाई वो हमारे ननिहाल के घोड़े, वो आज भी उनको याद है। तो ननिहाल यानी कि जहाँ नाना नानी रहते हैं उनका घर होता है, उसे ननिहाल कहा जाता है। तो वे कहती है कि वो बात तो फिर कभी हम करेंगे। शाम होते ही पूरा माहौल बदल जाता, रंग बिरंगी गुब्बारे आसमान में देखने को मिलते। जाखू के पहाड़ बड़े बड़े ऊंचे, चर्च और चर्च की बजती घंटियां दूर दूर तक गूंजती, और इसका संगीत इतना मधुर लगता कि मानो यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो शाम का समय होते ही आकाश में सूर्यास्त होने लगा, गुलाबी सुनहरी धारियां यानी कि पहाड़ों पर सुनहरी किरणें पड़ने लगी, और आसमान मानो उसने पूरा अपना रंग बदल लिया हो। दूर दूर पहाड़ जो फैले हुए हैं उनके मुखड़े अभी गहराने लगे, यानी कि जब नींद आती है तो हमें धुंधला सा लगने लगता है, तो वैसे ही ये दूर दूर के पहाड़ियां है वो धुंधली सी दिखने लगी, और देखते ही देखते अंधेरा छा गया और शहर की बत्तियां रास्ते पर टिमटिमाने लगी। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वे कहती है कि रीछ पर की जो रौनक थी, तो उससे मार्केट में दुकानों की चमक और बढ़ने लगी, और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ धीरे धीरे करके उभरने लगी। तो स्कैंडल पॉइंट वहाँ का एक पॉइंट है जो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये स्कैंडल पॉइंट है। और ये आप देख रहे हो कि रात की रोशनी से कितना चमक रहा है। तो सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान थी, जिसके शोरूम में एक कालका ट्रेन यानी कि शिमला की जो लोकल ट्रेन हुआ करती थी उसका एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ छोटी छोटी थी, और ये मॉडल तो हमेशा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ऐसा मॉडल बना हुआ था जो उनको काफी अच्छा लगता था, बार बार देखने का मन किया करता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब जब भी उनकी आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़े आते। तो पिछली सदी यानी कि 1900 की साल में रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? ये ट्रेन ही हुआ करती थी। तो ये ट्रेन है, आप यहाँ देख रहे हो। ये छोटे छोटे डिब्बों वाली छोटी पटरी पर चलने वाली ये ट्रेन जो ये सुरंग से निकल रही है, तो ये इसको टनल को सुरंग कहा जाता है। तो ये है शिमला की कालका ट्रेन का मॉडल, और ये है वहाँ का चर्च जो काफ़ी मशहूर है, और ये स्कैंडल पॉइंट, और ये पहाड़ों की खूबसूरती। तो शिमला में कुदरत ने अपनी खूबसूरती बिखेर दी है। आप यहाँ देख रहे हो कि कितनी बर्फ आप देख सकते हो। तो बर्फबारी काफ़ी वहाँ पर होती है, तो सैलानी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मिलते तो बच्चे तुरंत ही भागकर दौड़कर आते, और वो बड़े भारी भरकम पक्षी सा उड़ने वाला जो हवाई जहाज था उसे देखकर काफी खुश होते। यह देखो और वह गायब। जैसे ही वह आते हैं उसे देखने, तो थोड़ी ही देर में वह गायब भी हो जाता, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ,
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वे कहती है कि वो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के बिल्कुल पास वाली दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने लेखिका को बताया था। तो वही बात वो सबको बताती, क्योंकि पहली बार जब चश्मा लगता है तो सभी देखने वाले रिश्तेदार वो सब पूछते रहते हैं, भाई कैसे आ गया, क्यों आया, क्या ठीक से खाना पीना नहीं होता है, दूध नहीं पीते हो, विटामिन ए गाजर ये सब नहीं खाते हो। तो बहुत सारी एडवाइस मिलना शुरू हो जाती है। तो वो कहती है कि भाई जब ऐसा होता तब मैं शुरू शुरू में सबको ऐसा बताती कि भाई डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि भाई तुम अगर पहने रखोगी तो चश्मे के नंबर उतर जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो अब तक चश्मा तो नहीं उतरा, उनका आश्वासन तो था, पर क्यों नहीं उतरा? नंबर बस कम ही होता रहा। थोड़े थोड़े नंबर कम होते रहे। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेदार मानती हूँ। तो इसकी जिम्मेदार वे खुद को मानती है। क्यों? कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? तो उनकी आदत थी कि भाई दिन में कम काम करे और रात को देर रात तक जागकर टेबल लैंप के नीचे काम किया करती थी। उसी वजह से शायद ऐसा हुआ। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो, कैसी लग रही है, चिढ़ाया उन्होंने। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वे उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ऐसा शेर सुनाया, भाई आंखों पर इस लड़की ने चश्मा तो लगा लिया, पर इसको ये नहीं पता है कि चश्मा लगाने से उसकी सूरत है वो बिगड़ गई है, लंगूर जैसी दिख रही है। दूर का तो उसको सूझने लगा, पर चेहरा उसका लंगूर जैसा दिख रहा है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। तो उनके कमरे में वे चली गई और आईने के सामने खड़ी होकर चश्मा पहनती, उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती। ऐसा करके उन्होंने देखा कि भाई मैं सचमुच क्या लंगूर जैसा मेरा चेहरा लग रहा है इस चश्मे में। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर लगता कि हाँ हाँ हाँ। पर ऐसा करते करते उनको उनके भाई का एक टोपा हाथ में आ गया, वो उठाकर उन्होंने मस्ती में अपने सर पर रख दिया। तो कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा भी और कुछ मजाकिया भी। तो ऐसे करके वो खुद अपने आप को चश्मे वाली सूरत में देखना और पसंद करना शुरू कर रही थी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो अब तो ये चश्मा मेरे चेहरे के साथ घुल मिल जाना यानी कि सूट होने लगा है। जब कभी उतरा हुआ होता है तब
कुछ अजीब सा लगता है। अभी तो ऐसा लगता है कि कभी उतार कर रख दिया तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। इतने सालों बाद फिर से एक बार वह टोपा, वह काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर सी सूरत उनको याद आ गई। हाँ, इन दिनों मैं सिर पर टोपी लगाकर रहना पसंद करती हूँ। तो वो आजकल शिमला में रहती है, तो चश्मे के साथ टोपी लगाकर रहना पसंद करती है, क्योंकि पहले वह ऐसे दुपट्टा सर पे लिया करती थी। पर पहले की लड़कियां और औरतें अपने सर पर पल्लू हमेशा रखा करती थी, तो लेखिका की भी वही आदत थी। मैंने कई रंग की टोपियां जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभाने वाली हिमाचली टोपियाँ। तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कि लेखिका ने ये हिमाचली टोपी पहनी है। तो वो जब थी, तब जब तक रही, तब तक उन्होंने ऐसी हिमाचली टोपियाँ पहनी। तो ये थी हमारी कृष्णा कुमारी सोबती जी की संस्मरण, कुछ यादें बचपन की। तो दोस्तों, आपको भी अच्छा लगा होगा सुनकर और बहुत कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और फिर हम नए एक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।